हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हम प्लेलिस्ट और कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। और हमारी और कोशिश है कि और ज़्यादा बेटर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा सकें, हमारे शॉर्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो सकें। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे थे, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जल्दी। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सेकेंड चैप्टर में हम पिछली क्लास में बात किए थे बच्चों की एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करना ज़रूरी था। 1950 से 1990 के बीच में हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हो जाता, जो स्टैग्नेशन है वो थोड़ा कम हो जाता। अब इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्योंकि एग्रीकल्चर को बेटर बनाना था बच्चों, तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी। हरित क्रांति के जरिए हम क्या कर रहे थे, अच्छी किस्म के बीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, HYV सीड्स का यूज कर रहे थे, जिससे गेहूं और चावल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा रहे थे। जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो सारी चीजें हम कर रहे थे। अब इसके आगे हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी किसान थे जो HYV सीड्स परचेज नहीं कर पा रहे थे, या अगर परचेज कर भी ले रहे थे तो मौसम के कारण अगर कहीं कोई दिक्कत आ जा रही थी तो वो सीड्स खरीदने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि फसल होने के बाद भी बर्बाद हो जाती। तो ये सारी चीजों का सल्यूशन हमारी गवर्नमेंट ने निकाला उस समय सब्सिडी के नाम पर। सब्सिडी क्या होती है, कोई भी एक स्कीम होती है जिसमें आप कुछ भी, जैसे आप फसलें वगैरह उगा रहे हैं, ठीक है, आपके जो भी पैसे लग रहे हैं, तो जैसे आपने 50 रुपए का कुछ भी ऐसा काम किया तो उसमें जो 10 रुपए की मदद होगी, छोटे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ मैं आपको ताकि समझ में आए, तो वो 50 में से जो 10 रुपए हैं उसकी मदद आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, यानी गवर्नमेंट आपकी मदद। सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो सब्सिडी और टैक्स में अंतर होता है बच्चों। सब्सिडी एक सेवा शुल्क या सेवा करती है गवर्नमेंट किसी भी गरीब किसान की या किसी और चीजों में, जिससे उनकी मदद हो सके और पूरा जो बेनिफिट है वो मिल सके उस व्यक्ति को भी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो क्या कोशिश करती है, इकोनॉमी भी अच्छी हो सब्सिडी के थ्रू, ठीक है। अब टैक्स और सब्सिडी को मैच मत करिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसका डिफरेंस अगर आप चाहते हैं जानना तो उसका डिफरेंस भी आपको बता दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो जो सब्सिडी थी वो मदद कर रही थी किसानों को, और ये सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट आया वो किसानों की मदद के लिए आया। अब गवर्नमेंट क्या क्या इसमें चीजें कर रही थी वो हम जल्दी जल्दी समझते हैं। द डिबेट ओवर सब्सिडी, कोई भी एक चीज आती है उसके दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। कोई भी एक स्कीम आती है उसके कुछ सपोर्टर होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं। वैसे ही सब्सिडी जब लेकर के आया गया तो उसमें भी कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग अगेंस्ट थे। अब दोनों जो पक्ष हैं उनके तर्क क्या थे वो तो हम समझेंगे ही। पहले इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन समझते हैं फॉर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। सब्सिडीज इंसेंटिवाइज फार्मर्स, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स, टू अडॉप्ट रिस्की हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी। जो HYV सीड्स थे वो महंगे भी होते थे, जो भी फैसिलिटीज दी जा रही थी वो महंगी थी। तो जो पुअर फार्मर्स थे, जो गरीब फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स, उनको क्या कर रहा था, मदद कर रहा था सब्सिडी के थ्रू। गवर्नमेंट मदद करना चाहती थी ताकि वो भी न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करे, परसीव कर पाए, ठीक है, अडॉप्ट कर पाए। इनकरेज कर रहा था ये सब्सिडी, ताकि जो छोटे फार्मर्स हैं वो भी क्या करें, अच्छी सीड्स का और नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर सके सब्सिडी के थ्रू। अब इसमें देखिएगा कौन लोग अगेंस्ट में थे। अगेंस्ट में फेवर क्या दे रहे थे लोग, ज्यादातर ये बोला गया बच्चों, जो भी अगेंस्ट में लोग थे सब्सिडी के कि हमें सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके तर्क ये थे कि इससे क्या होगा, करप्शन बढ़ जाएगा। करप्शन कैसे बढ़ेगा, अब जो भी सब्सिडी का शुल्क है, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो ये सोच रही थी कि जो सब्सिडी है वो गरीब किसानों को मिले, जो अपनी मदद खुद से नहीं कर पाते उनकी मदद हम करें। तो अब इसमें क्या है, हमको डिवाइड करना पड़ता, फिल्टर करना पड़ता पुअर और रिचर सेक्शन में, जो करना कहीं ना कहीं उस समय मुश्किल था, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो इकोनॉमी को बेटर करना था। तो अब वहां पे डिवीजन नहीं होगा, तो जो भी पुअर और रिच हैं वो सारे लोग क्या करेंगे, सब्सिडी पाएंगे। तो जो गरीब होंगे हो सकता है कहीं उनका हक ले लिया जाए, और जो रिचर हैं, जो ऑलरेडी केपेबल है सारी चीजों के लिए, उनके तक सब्सिडी ज्यादा चली जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रही थी सब्सिडी आने पर, ठीक है। और इसमें क्या चीज था, ये बोला गया मार्केट डिस्टॉर्शन होगा, यानी
मार्केट डिस्टॉर्शन मतलब जैसे क्या होगा, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड होंगे तो जो भी गरीब किसान होंगे उनके पास भी मदद रहेगी, वो मार्केट जाएंगे। तो जो भी सेलर्स होंगे वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल प्राइसेस क्रिएट करके बता देंगे। जो भी परचेज करने वाले होंगे उनको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनको जरूरत है भाई सीड्स की, फसलें अच्छी करनी है, तो सब्सिडी तो उनके पास है, मदद है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी सेलर होंगे वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल प्राइसेस अपनी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत प्राइस लगा देंगे किसी भी चीज का और उनको परचेज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं करप्शन इसमें था। अगेंस्ट के तर्क में मैं आपको बता रही हूँ, करप्शन की बात की गई और मार्केट डिस्टॉर्शन की भी इसमें बात की गई। ये आर्गुमेंट दिया गया कि सब्सिडीज जो है वो कहीं ना कहीं बैकलैश फेस करेंगी। फिस्कल स्ट्रेन की बात की गई यहाँ पे। फिस्कल स्ट्रेन मतलब यानी गवर्नमेंट पे बर्डन आ जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम अभी अभी आजाद हुए हैं, हम हमारी इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें ये तर्क दिया गया कि कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा, बहुत प्रेशराइज हो जाएंगे अगर हम सबको सब्सिडी देने लग जाएंगे। तो क्या तर्क है 3 अगेंस्ट में? पहला करप्शन होगा, मार्केट डिस्टॉर्शन होगा और गवर्नमेंट स्ट्रेन होगा, फिस्कल स्ट्रेन होगा। अब एक बार रीड कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर फेजिंग आउट सब्सिडीज। आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं सब्सिडीज में? वंस HYV टेक्नोलॉजी प्रूव्ड प्रॉफिटेबल एंड वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडीज पर्पस वाज फुलफिल्ड। ठीक है, जो भी हमारा टेक्नोलॉजी हम HYV सीड्स की टेक्नोलॉजी वो प्रॉफिटेबल प्रूव हो जाती है तो हम अडॉप्ट कर लेंगे सारी चीजें और हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। सब्सिडीज बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड वेल्दियर फार्मर्स इन प्रॉस्पेरियस रीजन, नॉट जस्ट द टारगेट ग्रुप। यहाँ पे सब्सिडी लाने का हमारा जो टारगेट ग्रुप था, टारगेट ऑडियंस थी, वो कौन थी? पुअर फार्मर्स थे, जो अपनी मदद नहीं कर सकते थे, जो गरीब थे, उनके लिए हम लेकर के आए थे सब्सिडीज। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट में ये बोला गया कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं इस सब्सिडी का बेनिफिट ले लेंगे और जो वेल्दियर फार्मर्स होंगे अच्छे रीजन्स के, उनको बेनिफिट चला जाएगा। तो जो हमारी जो हमारा टारगेट है पुअर फार्मर टारगेट ग्रुप है, उनको बेनिफिट कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। Continued subsidies burden government finances, leading some economists to argue for their elimination. कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो एलिमिनेट करना चाहते थे, सब्सिडीज को बंद करवाना चाहते थे या लाने नहीं देना चाहते थे। ये कहते थे कि जो भी गवर्नमेंट है उसके फाइनेंसेस पे बहुत बर्डन हो जाएगा, बहुत प्रेशराइज हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट। तो ये अगेंस्ट में तर्क दिया गया। अब फेवर में जो लोग थे वो क्या कहते हैं ये सुनिएगा। फेवर वाले लोग ये कहते हैं, ये क्या करता, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको फूड सिक्योरिटी देता, साथ ही क्या करता, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन और प्रोटेक्टिंग फार्मर्स, जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता सब्सिडीज, क्योंकि उनकी मदद कर रहे हैं सब्सिडी के थ्रू, हम पैसे दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, फूड सिक्योरिटी दी जा रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा था हमारे फार्मर्स में। तो ये जो है पक्ष में तर्क दिया गया कि सब्सिडीज जो है उनको आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट फॉर कंटिन्यूइंग सब्सिडीज, फार्मिंग इन इंडिया रिमेन्स रिस्की ड्यू टू फैक्टर्स लाइक मॉनसून डिपेंडेंस एंड पेस्ट अटैक्स। जो कीड़े थे या फिर जो मॉनसून था, ये सबसे बड़ा रीजन था जो हमारे देश में खेती को बर्बाद करता था। मॉनसून अगर जल्दी आ गया तो भी हमें दिक्कत है, मॉनसून अगर बहुत लेट से आया तो भी खेती में दिक्कत है, कीड़े वगैरह आ गए वो भी हमें दिक्कत है, हमारी फसलें वो खा जाएंगे। तो ये जो है ना बहुत बड़ी दिक्कत थी हमारे लिए, और इन सारी चीजों को कम करने के लिए सब्सिडी आया। तो ये तर्क दिया गया कि मोस्ट फार्मर आर पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। जो भी चीजें खेती में लगती हैं, जो भी इक्विपमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स लगते हैं, वो क्या है, अफोर्ड नहीं कर पाते पुअर फार्मर्स, इनके लिए उनको सब्सिडी देना जरूरी है। रिमूविंग सब्सिडीज वुड वाइडन इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स, अंडरमाइनिंग इक्विटी गोल्स। ये बोला गया कि अगर सब्सिडी जो है हम उनको रिमूव करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो शो करेगा हमारी सोसाइटी को कि हम रिचर सेक्शन पे, इलीट जो सेक्शन है उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो हमारी पुअर सेक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये तर्क दिया गया कि हमें सब्सिडीज लानी होगी।
Solution is to reform subsidies to ensure only poor farmers benefit rather than the abolishing them. ठीक है, ये बोला गया solution इसका ये reform subsidies to ensure only poor. हमारा ये काम था, हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी तरकीब लाते हैं जिससे क्या हो, जो पुअर फार्मर्स हैं उनको मदद मिल सके सब्सिडीज की। तो ये आपने अभी क्या देखा कि सब्सिडीज क्यों आई और सब्सिडी के अगेंस्ट और फेवर में जो लोग थे उनके क्या तर्क थे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की अचीवमेंट, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसमें देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट क्या थे। By the late 1960, India achieved self-sufficiency in food grains due to increased agricultural productivity. क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से खेती जो है, कृषि जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी थी, तो जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही थी फूड या खाद्य पदार्थ। अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, चैलेंजेस इन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो प्राइमरी सेक्टर जो है वो तो बेटर हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड करवाई गई, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में कैसा था। Despite productivity gains, 65% of India's population remained employed in agriculture in 1990. जो हमारे 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन थी, ठीक है, 65%, उनका क्या था, उनका ये हुआ वो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड रहे 1990 तक। ठीक है, इन प्रॉस्पेरियस नेशंस एग्रीकल्चरल शेयर ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट टिपिकली डिक्लाइन एज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रो। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, यानी जो हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर था वो ग्रो कर रहा था, धीरे धीरे लोग उसकी तरफ जा रहे थे। तो क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं हमको डिक्लाइन देखने को मिला बच्चों। ठीक है, तो ये चैलेंजेस थे और ग्रीन रेवोल्यूशन की अचीवमेंट देखे हमने। अब एक फेज देखते हैं इन इंडिया 1950 टू 1990 क्या कंडीशन था वो समझिए। एग्रीकल्चरल जीडीपी कंट्रीब्यूशन ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। अब एग्रीकल्चर से जो जीडीपी आ रहा था वो ड्रॉप हो गया। पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर रिमेन्ड हाई। जो पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी वो अभी भी हाई थी, 67.5% इन 1950 टू 64.9% इन 1990। ये था हमारा रेशियो। रीजन क्या था, क्यों लोग ऐसे थे, डिपेंड थे। रीजन इज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर फेल टू एब्जॉर्ब सरप्लस एग्रीकल्चरल वर्कर। जो भी सरप्लस था वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था और थर्ड सेक्टर था वो अचीव नहीं कर पा रहा था। अब पॉलिसी का फेलियर क्या था, जो हमारी पॉलिसीज आई थी एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए, उसका फेलियर क्यों हुआ। द इनएबिलिटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर टू एब्जॉर्ब लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड अ की फेलियर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी पॉलिसीज ड्यूरिंग 1950 टू 1990। यानी क्या बोल रहा है, जो भी नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर थे वो क्या कर रहे थे, लेबर्स को कहीं ना कहीं वो उनका बेनिफिट नहीं दिख रहा था, जिसके कारण एग्रीकल्चर जो है डिक्लाइन देखने को मिला उसमें। अब हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली, एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे बच्चों, सब्सिडीज भी प्रोवाइड हो गई, अब बात करेंगे इंडस्ट्री और ट्रेड की क्या कंडीशन थी, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं और इसको इलेबोरेशन इसका मैं आपको दूंगी अगले वीडियो में। अभी समझिए क्या होता है इंडस्ट्री और ट्रेड में। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री फॉर पुअर नेशंस। जो भी मान लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया इज अंडर डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, ये अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड है नहीं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है बच्चों की, जो भी हमारा इंडस्ट्रीज हो, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या करे, बेटर परफॉर्मेंस दे। जो वर्कर्स हो वो और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ काम करें। इकोनॉमिस्ट बिलीव पुअर नेशन प्रोग्रेसेस बाय डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो भी पुअर नेशंस हैं उनको क्या करना होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करना होगा, तब जा करके कहीं ना जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी। इंडस्ट्री ऑफर स्टेबल जॉब्स कंपेयर टू एग्रीकल्चर। ये तो जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर जो है वो कहीं पे भी आपको स्टेबल जॉब नहीं देगा, फिक्स अमाउंट नहीं देगा, फिक्स वेजेस नहीं देगा, फिक्स वर्किंग डेज नहीं देगा।
फिक्स हॉलीडेज नहीं देगा, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक कंट्री की इकोनॉमी को बेटर करने में भी मदद करता है और आपको स्टेबल जॉब भी प्रोवाइड करता है। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड बूस्ट ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ये क्या करता है? प्रमोट करता है मॉडर्नाइजेशन को। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम। फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडियाज 5-year प्लान एम्फसाइज इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। जो हमारा पहला 5-year प्लान आया था वो क्या कर रहा था? वो मॉडर्नाइजेशन पे लिएगा। जो मैंने आपको पढ़ाया था पहला 5-year प्लान था, उसमें हमारा क्या एम था? मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, इन सारी चीजों पे हम क्या कर रहे थे? ध्यान दे रहे थे। सेल्फ सफिशिएंसी पे हम ध्यान दे रहे थे। तो उसमें सबसे पहला जो 5-year प्लान आया था उसमें हमने मॉडर्नाइजेशन को क्या किया था? प्रेफरेंस दिया था। अब वो यहाँ पे ये बता रहा है इंडिया 5-year प्लान एम्फसाइज इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू स्ट्रेंथन। हमारी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए हमने क्या किया था? मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्री पे ही तो ध्यान दिया था। ठीक है, अब चैलेंजेस एट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से क्या चैलेंजेस थे? लिमिटेड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेड इन इंडिया। हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज जो थी, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा कम कर रहे थे, प्राइवेट जो सेक्टर्स थे, प्राइवेट कंपनीज जो थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का सेटअप जो था उसमें हम क्या कर रहे थे? थोड़ा सा बैरियर लगा रहे थे और जो पब्लिक सेक्टर था उसको हम बेटर करने पे ध्यान दे रहे थे। तो ये थोड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं लेकिन वो जो सेक्टर है प्राइवेट उसको थोड़ा सा कम ध्यान देना है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्मॉल मार्केट साइज डिस्करेज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड कैपिटल। अब क्या था? प्राइवेट सेक्टर जो थे उनके पास कैपिटल की तो कमी नहीं थी, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रहा था कि वो सेटअप कर पाए। स्मॉल मार्केट साइज था हमारे घर में, तो वो क्या कर रहा था हमारी कंट्री में? तो वो क्या कर रहा था? डिस्करेज कर रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उनको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से। ठीक, गवर्नमेंट रोल इन इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट का क्या रोल था? गवर्नमेंट क्या, ड्यू टू these challenges the government took a major role in promoting industrial development। अब ये सारे जो challenges थे, जो issues create हो रहे थे हमारे यहाँ, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज नेसेसरी टू ओवरकम द लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट लिमिटेशन। जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थे, मार्केट लिमिटेशन थे, उससे ओवरकम करना था हमारी गवर्नमेंट को, ताकि जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना काम अच्छे से कर सकें। अब इसके लिए हमने क्या किया था? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को क्या किया था? कौन सी अप्रोच हमने यूज की थी? और जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।